लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। कहानी डॉन की हो या किसी बाहुबली की, जब भी मैं आपको सुनाता हूं ना, तो उस एक कहानी के पीछे कई और कहानी छोड़ जाता हूं। मैंने सिवान के बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की कहानी सुनाते हुए कई बार आपको बताया था कि उनके आतंक का दौर ऐसा था सिवान शहर में कि जो उनके खिलाफ गया, समझ लो कि वो दुनिया से ही गया। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इस बात का सबूत सिवान में हुए जेएनयू स्टूडेंट चंद्रशेखर की हत्या की कहानी से दे ही चुका हूँ। लेकिन ये उस दौर की बात थी, एक तरह से बिहार में उस वक्त अपराधियों का जंगल राज था। लेकिन सिवान में ये हालात जो है ना, 1997 में हुए चंद्रशेखर की हत्या के 19 साल बाद भी नहीं बदला। और सरेआम वहां के स्टेशन के बाहर हिंदुस्तान अखबार के पत्रकार राजदेव रंजन की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई और इल्जाम मोहम्मद शहाबुद्दीन पर आया। अब सवाल यह है कि आखिर पत्रकार ने शहाबुद्दीन के खिलाफ ऐसा क्या छाप दिया था जो उन्हें उनकी जान लेनी पड़ गई। वो कहानी क्या है, आइए आपको एकदम शुरू से बताता हूँ। साल 2016 सिवान की गलियों में अजीब सी बेचैनी थी। अपने खौफ से सिवान के साहेब बने बाहुबली तो जेल में थे, लेकिन उनके गैर हाजिरी में भी शहर की फिजाओं में उनके डर और सत्ता का दबदबा साफ झलकता था। लेकिन इसी सत्ता के अंधकार में एक आवाज थी जो निडर होकर सच को उजागर करती थी। उनके लिए शहाबुद्दीन कोई साहेब नहीं, बल्कि सत्ता के गोद में खेल रहा पॉलिटिकल गुंडा था। इसलिए हिंदुस्तान अखबार में बतौर पत्रकार राजदेव रंजन ने हमेशा बाहुबली के साथ खबरों की खिलाफत की। वो एक ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने अपनी कलम की धार से ही शहाबुद्दीन के सत्ता को चुनौती देनी शुरू कर दी थी। और ये बात जेल में बैठे बाहुबली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। आगे राजदेव रंजन ने शहाबुद्दीन की हिट लिस्ट की रिपोर्ट भी निकाल दी कि बाहुबली के निशाने पर कौन कितने नंबर पर है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लिस्ट में, शहाबुद्दीन की हिट लिस्ट में, राजदेव रंजन खुद भी 7वें नंबर पर थे। लेकिन फिर भी उन्होंने बाहुबली के आगे घुटने नहीं टेके। और इस हिट लिस्ट वाले खबर से शहाबुद्दीन बहुत नाखुश हुए थे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन पत्रकार महोदय फिर भी डरते नहीं हैं। आगे तो वो ये खबर छापने से भी परहेज नहीं करते हैं जिसमें शहाबुद्दीन को सिवान के जेल में बिहार सरकार के मंत्री अब्दुल गफूर के साथ मुलाकात करते हुए दिखाया गया था। शहाबुद्दीन के खिलाफ हर रिपोर्ट उसके गढ़ में उसके रसूख को सीधे सीधे चुनौती था। इसलिए बाहुबली की ओर से कई बार राजदेव रंजन को धमकियां मिलनी शुरू हो गई। लेकिन वो रुके नहीं, और भी मुखर होकर और भी ताकतवर तरीके से उनके खिलाफ हर छोटे बड़े जो अपराध होते थे शहाबुद्दीन के, उस पर वो लिखते ही रहते थे, उनका विरोध करते ही रहते थे, अपने दम पर, अपने पत्रकारिता के दम पर। फिर आया साल 2016, मई का महीना था। इसी महीने में कई साल पहले उनकी शादी हुई थी। पत्नी आशा रंजन के साथ उन्हें 2 बच्चे भी हुए थे और सबको 14 मई का इंतजार था। शादी की सालगिरह थी उस दिन। लेकिन इससे पहले कि खुशियों से भरा दिन उनके घर पे आता, उन पत्रकार के परिवार को वो खुशियों से भरा दिन जो है वो नसीब होता, उससे पहले 13 मई 2016 की मनहूस तारीख आ गई। राजदेव रंजन किसी काम से सिवान के रेलवे स्टेशन के पास थे। तभी अचानक कुछ हमलावर अंधेरे से निकले और राजदेव रंजन को गोलियों से दागते हुए फरार हो गए। इधर अगले दिन शादी की सालगिरह मनाने के इंतजार में बैठी राजदेव की पत्नी एक पल में विधवा हो गई। उनकी पूरी जिंदगी पलट गई। लेकिन वो एक पत्रकार की पत्नी थी, हिम्मत हारती तो उसके न्याय के लिए कौन लड़ता। अगले दिन जब उनकी शादी की सालगिरह थी, तब वो लोकल पुलिस स्टेशन पहुंची सिवान के। अपने सुहाग की हत्या का आरोप शहाबुद्दीन और कुछ दूसरे लोगों पर वो लगाती है। लेकिन थाने में शहाबुद्दीन का नाम सुनते ही पुलिस ने केस दर्ज करने से मना कर दिया। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आप उन दिनों के रिपोर्ट्स देखेंगे, मीडिया रिपोर्ट्स ही देखेंगे तो आपको पता चलेगा
क्योंकि शहाबुद्दीन राजद के बड़े नेता थे और बिहार की महागठबंधन की सरकार में उनका खास दबदबा भी था। लेकिन जब लोकल लोग और मीडिया का प्रेशर बढ़ा तब जाकर मामला आखिरकार दर्ज हुआ ही पत्रकार महोदय की हत्या का। लेकिन शहाबुद्दीन का नाम जो है ना फिर भी शामिल नहीं हुआ। राजदेव रंजन की पत्नी को पूरा भरोसा था कि अगर ये जो केस है ना ये बिहार पुलिस के हाथ में ही रहा तो इसके साथ कभी भी न्याय नहीं होगा। इसलिए उन्होंने सीबीआई जांच की मांग कर दी। उन्हें लगा कि अगर सेंट्रल एजेंसी इस जांच में आएगी तो कुछ खास चीज निकलकर सामने आएगा, जल्द ही न्याय मिलेगा। दबाव बढ़ा तो आगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सीबीआई जांच की अनुशंसा की। फिर आगे इस केस को सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया। शहाबुद्दीन भी नामजद हुए कि साल दर साल चलता ही रहा, लेकिन नतीजा कुछ खास निकलकर सामने नहीं आया। सिर्फ अदालतों के चक्कर चलते रहे। यहाँ तक कि जो मुख्य गवाह थी इस केस से जुड़ी बुजुर्ग बदामी देवी उनका नाम कहा जाता है, उन्हें मृत भी घोषित कर दिया गया था। बाद में वो खुद कोर्ट में आई तो पता चला ये मरी नहीं है, जिंदा है। मतलब इस तरह से आप देखें तो एक तरह से केस के साथ ही छेड़छाड़ हो रहा था। और ये सब हो रहा था किसके, कहते हैं कि बाहुबली के प्रभाव से हो रहा था। उनके जो पॉलिटिकल पावर, उनका जो अपना इन्फ्लुएंस था उनके टेरर को लेकर, इस सभी चीज़ों की वजह से हो रहा था। इस बीच आशा रंजन का संघर्ष जारी था, पत्रकार की पत्नी का अपने पति की हत्या के बाद न्याय के लिए। लेकिन धीरे धीरे लोगों का साथ उनसे छूटता गया। कोई कितने साल तक उनके साथ कानूनी लड़ाई लड़ता। आगे चलकर आशा रंजन बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। तब वो फैसला करती है कि वो इस लड़ाई को अकेले ही जारी रखेगी और शहाबुद्दीन के राजनीतिक और उसके टेरर से लड़ने के लिए वो भी अब राजनीति में आएगी। और वो फैसला करती है कि वहाँ के विधानसभा चुनाव में खड़ी होंगी, जीतेंगी, तभी तो शहाबुद्दीन की एक तरह से वो बराबरी कर पाएंगी। इसलिए उन्होंने उनकी जो अपनी नौकरी थी, सरकारी नौकरी शिक्षक की, उससे भी वो रिजाइन कर देती है। लेकिन किसी भी पार्टी का चुनाव में उनको टिकट नहीं मिलता है, समर्थन नहीं मिलता है, तो वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ती है। लेकिन ये फैसला जो है ना उनका, वो आगे जाके बहुत ही गलत साबित होता है। एक तो वो चुनाव में जीत नहीं पाती है, उससे शायद डिस्क्वालीफाई हो जाती है। ऊपर से उनके पास जो जॉब था परमानेंट वो भी छूट जाता है। ऐसे में वो आर्थिक तंगी में आ जाती है। हालांकि न्याय की उम्मीद उनसे अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें लगा एक न एक दिन शहाबुद्दीन को अपने किए की सजा तो जरूर ही मिलेगी। लेकिन ना जाने जेल में बंद बाहुबली पर ऐसे कितने ही अपराधों की सजा पेंडिंग थी और कितने ही लोग सोच रहे थे कि इसे सजा कब मिलेगी। लेकिन इन सभी चीज़ों का अंत हो गया साल 2021 में कोरोना काल। कोरोना के वजह से ही शहाबुद्दीन की अस्पताल में ही मौत हो गई दिल्ली में। उन दिनों प्रोटोकॉल की वजह से शहाबुद्दीन का जो मृत शरीर था वो वापस सिवान भी नहीं आ पाता है। दिल्ली में ही उन्हें दफनाया गया। बताइए, जहाँ के वो साहब कहे जाते थे वहाँ की मिट्टी भी उन्हें नसीब नहीं थी। अब देखें तो ये भी एक सजा ही है ऐसे बाहुबली के लिए। बाकी इस हत्याकांड में एक और साजिश करता था लड्डन करके, जो शहाबुद्दीन का काफ़ी करीबी माना जाता है। उसे भी आरोपी बनाया गया। फिलहाल वो जेल में है और केस की सुनवाई चल रही है। इनके अलावा भी कुछ लोग इस केस से जुड़े थे जो हमलावर थे। लेकिन अब तक अंतिम निर्णय कुछ भी इस केस में नहीं आया है। अदालत में चल रहा है ये केस। बाकी इस पर कुछ अपडेट आएगा तो वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन ये थी कहानी असल में सिवान के उस निडर पत्रकार की, जिसने हिम्मत दिखाई थी शहाबुद्दीन के खिलाफ लड़ने की अपने पत्रकारिता के दम पर। एक अपराधी जो बंदूक चलाने से भी परहेज नहीं करता था। उनके यहाँ जब रेड पड़ा था, पिछली जो कहानियों में मैंने सुनाया था आपको, और वो कहानी भी सुनाऊंगा, जब उनके घर पर रेड पड़ा था तो हथियारों का जकीरा मिला था। वैसे अपराधी से सिर्फ कलम के दम पर लड़ना कोई छोटी बात नहीं होती है। बाकी उन्होंने इतना संघर्ष किया, एक अपराधी के खिलाफ वो लड़े, लेकिन बदले में उन्हें मौत मिली। ये काफ़ी एक तरह से कहें तो निंदनीय ही है, क्योंकि और उनके बाद उन्हें न्याय मिलने में भी देरी हो रही है। मगर यही हाल है देश का। इस पर सोचना चाहिए कि कैसे लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पर, वो कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं देखता हूँ कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की कहानी जब भी मैं सुनाता हूँ तो उस पर लोगों का काफ़ी प्रतिक्रिया आता है। और आप क्या सोचते हैं, आप सिवान से हैं तो आपको वहाँ का पूरा एक कहते हैं ना वो हवा पता होगा, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है वो आप कमेंट जरूर कीजिए। कभी हम किसी और वीडियो में उस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश आपको मिलता रहूँगा किसी और कहानी में, किसी और सफ़र में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।